गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी रोग प्रतिरोधक फसलों के उत्पादन पे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पीड़कनाशी के प्रति प्रतिरोधकता। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो कवक विषाणु जीवाणु लगते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पीड़क यानी कि जो कीट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी फसल हम खेत में लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो फूल की फसल हो, चाहे वो सब्जियों की फसल हो, चाहे वो गेहूँ चावल हो, है ना, तो हर स्टेज में कोई ना कोई कीट पतंगे उनको क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। और इवन जो चूहा होता है वो स्टोरेज, जो धान गेहूं है, अनाज है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी किस्मों का हम कैसे विकास करें कि वो जो फसल है या जो प्लांट्स हैं वो इन सब कीड़ों से क्या रहे? बचे रह सकें। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं। देखिए, शल्य पादप तथा शल्य उत्पादकों के बड़े पैमाने पर विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट तरह पीड़ों का ग्रसन है। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी कि 20 से 30% कौन बर्बाद कर रहे थे हमारी खेती को? कवक कर रहे थे, ठीक है, जीवाणु कर रहे थे और विषाणु कर रहे थे। ठीक है ना। अब आज हम बात क्या कर रहे हैं कि ऐसे जो कीट पतंगे हैं, ठीक है, कीट पतंगे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारी फसल को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो, चाहे पारंपरिक संकरण की जो पद्धति है उससे हो, ऐसे बीजों को तैयार करें, ऐसे फसलों को तैयार करें जिससे कि जो कीट पतंगे हैं उनके आसपास ना आए और उनको नुकसान कम से कम पहुँचाएँ, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा हो और हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कुछ जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें पारंपरिक ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें रोमिल पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता बनाए रहती है। ठीक है, और कुछों में क्या होता है कि जो मक्का होता है उसमें उच्च एस्पार्टिक एसिड होता है या नाइट्रोजन की मात्रा और शर्करा का कुछ अंश होता है जो कि कीड़े पतंगे उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, ऐसी जो गेहूं की किस्म होती है उसमें जो तना होता है वो क्या हो जाता है? जैसा आपने गेहूं का नॉर्मल पेड़ देखा होगा तो वो क्या होता है? शाकीय होता है। तो अगर प्रतिरोधकता वो है कीड़ों के प्रति तो वो स्टेम कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास भी क्या होगा कि कीड़े मकोड़े आना पसंद या उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कुछ नेचुरल वे में जो कीट पतंगे हैं वो अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, लेकिन हमको क्या है? ऐसी फसलों की या ऐसी बीज तैयार करने हैं जिससे कि कीट पतंगे फसलों को कम से कम नुकसान पहुँचा सकें। ठीक है, तो पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियाँ जो पहले हमने पढ़ी हैं वही लागू होंगी। कौन कौन सी थी वो? एक तो क्या थी कि पारंपरिक, कि हमने एक घरेलू किस्म का जंगली प्रजाति के जो पेड़ है उससे क्रॉस करा दिया, संकरण विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका जर्मप्लाज्म यूज़ करके कर सकते हैं, या जो नई बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है उससे भी हम ऐसी फसलें क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि संकरण विधि से बनाई जा गई हैं। ठीक है, जैसे ब्रेसिका है, ठीक है, सरसों, तो इसमें जो इसकी किस्म है पूसा गौरव, ठीक है, वो इसको कीड़े मकोड़ों से बचाती है। ठीक है, एफिड मतलब कीड़े, ठीक है, इंसेक्ट पेट्स यानी कि जो भी उसमें कीट पतंगे लगते होंगे। तो इसकी जो ब्रेसिका है सरसों, ठीक है, राई जो भी है, तो वो क्या करती है? पूसा गौरव उसकी ऐसी किस्म है जो कि कीट पतंगों से उसको बचाती है। दूसरा आपकी फ्लैट बीन, इसकी है आपकी पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ठीक है, इसमें भी जो कीट पतंगे हैं जैसे जैसिड है, एफिड है तथा फल भेदक जितने भी कीड़े होते हैं उनसे वो क्या करती है? उस फसल में, मतलब कि इस किस्म में वो जो होंगे कीट पतंगे वो कम से कम लगेंगे या लगेंगे नहीं। फिर है आपका भिंडी, ठीक है, भिंडी की जो किस्म है वह है पूसा स्वामी और पूसा A4। इसमें भी क्या है? सूट तथा फल भेदक कीट लगते हैं। तो अगर हम इसकी ये वाली किस्म बोएंगे, ठीक है, कौन सी? पूसा स्वामी और पूसा A4, तो उसमें कीट पतंगों की लगने की संभावना क्या होती है? कम से कम होती है।
ठीक है, फिर से देखते हैं हम क्या बात कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि रोग प्रतिरोधकता वाली किस्मों को हमने बढ़ावा दिया था, उनको हमने संकरण विधि से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्राप्त किया था और उनको रोगों के प्रति प्रतिरोधक बताया था। कौन कौन से रोग थे? वो कवक उत्पन्न, जो कवकों के द्वारा, जीवाणु विषाणुओं के द्वारा होते हैं। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं पीड़क, मतलब जो भी कीट पतंगे होते हैं, देखे होंगे आपने खेतों में, तो वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया कि जो पत्तियाँ होती हैं वो रोमिल हो जाती है। जैसे ये अगर पत्ती है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से रोम पाए जाएंगे जिससे कि प्रतिरोधकता इसमें क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि अगर कोई गेहूं का तना है, ठीक है, वो साकी है, मतलब कोमल है, तो वो कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, तो जिससे कीट पतंगे उसको खा नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जो मक्के की किस्में है, ठीक है, मक्के की जो किस्में है उसमें क्या पाया जाता है? एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है, या कुछ मात्रा नाइट्रोजन की और शकरा की होती है, तो उसको भी जो तना भेदक कीड़े होते हैं वो भेद नहीं पाते, यानी कि वो फसल खराब नहीं होती। ठीक है, ऐसी कुछ पत्तियां क्या करती हैं? नेक्टर होते हैं, तो उससे कीड़े नहीं लगते हैं। और कपास की कुछ किस्में होती हैं जो कि क्या करते हैं? जैसे बॉलवर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कुछ तो नेचुरल वे में प्रेजेंट है जो जैव विकास में उनको हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, ये जो किस्में हैं, ठीक है, चाहे वो जंगली हो चाहे वो घरेलू हो, उसको बड़े स्तर पर आगे लाना है संकरण विधि के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी उनकी क्या हैं? किस्में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने इस चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे जो विश्व की जनसंख्या है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और चाइना और इंडिया की भी ज़्यादा है, लेकिन अगर पूरे विश्व की काउंट करें तो 140 मिलियन से अधिक लोगों के रोज़ाना की जो खाद्य समस्याएं हैं उनकी पूर्ति कैसे इन लोगों को खाद्य जो सामग्री है वो परिपूर्ण उनको मिल सके, वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित ना हो, तो ऐसी फसलों के हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं जिसमें क्या हो? गुणवत्ता हो। ठीक है, तो लोग क्या है, खाना तो उनको मिल जाता है, ठीक है, तो लेकिन वो एक ही तरीके का अगर खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अन्य जो पोषक तत्व हैं लघु या दीर्घ उनको नहीं मिल पाएंगे, तो वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने देश में क्या है कि मिड डे मील आपने सुना होगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के द्वारा, ठीक है, या स्कूलों में मिड डे मील लगाया जाता है ताकि उनको उचित पोषण मिल सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिनमें क्या हो? विटामिन और विटामिन ए बी सी जितने भी प्रकार होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें क्या हो? वो जो फसलें हैं वो इन सारी चीज़ों से क्या हो? भरपूर हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया में छिपी हुई भूख है, ठीक है, यहाँ पे आया वर्ड छिपी हुई भूख का शिकार है, मतलब कि कहीं पर क्या हो रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल का एरिया है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिश राइस खाते हैं, ठीक है, और कहीं पे गेहूं ऐसी चीज़ें खाते हैं, मतलब कि ऐसा पेट तो उनका भर रहा है लेकिन शरीर में उचित जो मात्रा में तत्व जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपकी छुपी हुई भूख होगी। तो उससे क्या होगा? असमय उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है, या उनका मानसिक जो स्तर है वो उतना नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है, जल्दी वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये सब क्या है? छिपी हुई भूख का क्या है? नतीजा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अपनी फल सब्जियों में या अपने जितने भी अनाज हैं उसमें हम क्या कर सके, उनको ऐसी गुणवत्तापूर्वक उनको हम बनाएं कि उनको अगर हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके या पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन ए है, आयोडीन है, जिंक है, ये सब हमको क्या मिल सके? अच्छी मात्रा में मिल सके। ठीक है, तो जैव पुष्टि कारण विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा उच्च स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजाति का हमने क्या करना है? अधिक से अधिक उनकी फसलों को क्या करना है? यूज़ करना है, या उन फसलों में हमने ऐसे जीन डालने हैं,
ठीक है। ऐसे जीन डालने हैं जो कि कम समय में अधिक उत्पादन तो दें ही दें, ठीक है, रोगों के प्रति भी प्रतिरोधक हों, कीट पतंगों के प्रति भी क्या हों, प्रतिरोधक हों, और हमको क्या दें, अच्छा उत्पादन भी दें और गुणवत्तापूर्वक भी दें, ठीक है। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हर जगह से हम क्या हो गए, विन विन पोजीशन में, विन विन स्थिति में रहे। यानी कि हम ऐसी फसलों को उपयोग में करना चाह रहे हैं जो क्या हो, उच्च उत्पादकता वाली हो, ठीक है, उच्च उत्पादकता वाली हो, प्रतिरोधकता वाली हो, ठीक है, प्रतिरोधकता वाली हो, ठीक है, कीट पतंगे उस पर ना आए, ठीक है, और उच्च गुणवत्ता वाली हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या चाह रहे हैं, अपनी फसल के अंदर चाह रहे हैं, ठीक हो गया, समझ गए बात को। उच्च गुणवत्ता वाली मतलब कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें क्या हो, अधिक से अधिक पोषक तत्व हो, जो भोजन के मुख्य अवयव होते हैं, क्या क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, ठीक है, और मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें को हम क्या करें, अपने भोजन में शामिल करें, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जापान है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्लेट में रेनबो यानी कि कलरफुल उसको सजाते हैं। सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सैलेड में क्या होता है, विटामिन्स होते हैं। तो इसका मतलब जितने भी हम कलरफुल फूड खाएंगे, ठीक है ना, तो उससे उतना क्या होगा, हमको पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जैसे पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 विमुक्त संकर मक्का के किस्म है, ठीक है। पहले जो मक्का था, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा, मक्के में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, अमीनो एसिड्स होगा। लेकिन जो 2000 में एक मक्का हमने विमुक्त संकर के द्वारा उगाया है उसमें क्या है, अमीनो एसिड तो है ही है, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ये है अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन। तो हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, जीन की मदद से लाइसिन और ट्रिप्टोफेन प्रोटीन ऐड कर दिया है। तो जब भी हम मक्का खाएंगे तो उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा और हमको क्या मिलेगी, उससे प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर गेहूँ की ऐसी किस्म तैयार की है जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, ठीक है। अब आप कहेंगे गेहूँ और उसमें प्रोटीन, तो गेहूँ में मोस्टली क्या होता है, जो भी हम आटा चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमने ऐसी गेहूँ की किस्म तैयार की है, ठीक है, एटलस 66। तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उच्च प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, उस गेहूँ से बनी रोटियां खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसी बहुत सी धान की किस्में हैं जैसे लौह तत्व, जिनमें क्या हो, लौह तत्व भी क्या हो, विद्यमान हो, ठीक है। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, ऐसी किस्मों का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, पोषक तत्व हों, ठीक है। अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिसमें विटामिन खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, तो ये क्या है, पहले से भी पाया जाता है, लेकिन अब इसमें ऐसे जीन प्रोड्यूस कर दिए हैं या इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं तो इन जिनकी मात्रा, विटामिन ए की जो मात्रा है इनमें अधिक मात्रा में पाई जा सके। ऐसी बेथुआ टमाटर में क्या है, करेला विटामिन सी, ठीक है, बथुआ और टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, टमाटर में तो मोस्टली और खट्टे फलों में। तो टमाटर की ऐसी किस्मों का भी क्या किया है, ऐसी किस्में बनाई हैं जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, विटामिन सी हो, ठीक है। और ऐसी पालक तथा बथुआ की ऐसी किस्में जिसमें कि आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। और ब्रांड बीन या लबलब फ्रेंच बीन मटर गार्डन में भी क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जियों में क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो इसमें प्रोटीन को भी क्या करते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है, मतलब प्रोटीन को यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से और नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पारंपरिक हमारे खाद्यान्न हैं उनमें हम पोषक तत्वों को इंट्रोड्यूस कराकर ऐसी फसलें, गुणवत्तापूर्ण फसलों को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चित्र दिखाया था मैंने आपको शुरू में,
ठीक है ये। तो इसमें क्या देखिए, एक नॉर्मल राइस है और एक कैसा है, पीला, यानी कि इसका नाम है आपका गोल्डन राइस। ठीक है, इसका नाम है आपका गोल्डन राइस। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीटा कैरोटीन वाली एक जीन मिला दी गई है जो क्या करती है, विटामिन ए का प्रोटेक्शन इसके अंदर करती है। तो आपने सुना है कभी कि चावल में और वो भी विटामिन ए मिल सकता है, ठीक है, नहीं सुना होगा। तो गोल्डन राइस एक ऐसी किस्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो विटामिन ए है वो भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो विश्व के बहुत सारे देश हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, घाना है, सूडान है। तो वहाँ पर क्या है कि एक तो मौसम वहाँ पे साथ नहीं देता, बार बार वहाँ पे लड़ाई जैसा माहौल रहता है, तो उनकी जो खेती प्रभावित होती है। तो जो कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, NGOs हैं, वो वहाँ पर गोल्डन राइस को सप्लाई करते हैं ताकि उनको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन की कमी ना। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल नई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर सकते हैं, हम फसलों में ऐसे जीनों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि क्या हो, गुणवत्तापूर्वक। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें सिंगल सेल प्रोटीन की। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल, SCP भी बोलते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, अभी हमने बात करी गुणवत्तापूर्वक भोजन की। ठीक है, अब आप देखिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे जो खेत खलिहान हैं वो भी क्या हो रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज लग रही है, उसमें क्या हो रहे हैं, प्लांट्स की ग्रो होने के बजाय कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, मकान उग रहे हैं, एक तरीके से अगर आप सोचें, बिल्डिंग्स हमारे खेतों पे हो रही है ना। तो जो भूमि है कृषि योग्य वो सिमट गई है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो खाद्यान्न की मात्रा है वो क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि शुरू में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन की जो खाद्यान्न समस्या है उसको हम कैसे हल करें, टेक्निक्स की मदद से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक फसल उगाएं, गुणवत्तापूर्व फसल उगाएं, उत्पादन अच्छी देने वाली फसल उगाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे एकल कोशिका प्रोटीन, इसमें देखिए धान्य, दलहनों, सब्जियों, फलों आदि में पारंपरिक कृषि उत्पादन से मनुष्य तथा पशुओं की जिस दर से बढ़ रही है उससे उसकी आहार संबंधी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या वो क्या कर रहे हैं, मांसाहार की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मांस होता है, ठीक है, वो प्रोटीन का रिच सोर्स है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, 1 किलो मांस उत्पादन करने के लिए पशु को क्या खिलाना पड़ता है, हमें 3 से 10 किलो तक अनाज खिलाने पड़ते हैं, तब वो क्या करता है, 1 किलो मांस का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो पशु हैं उनके लिए भी जो धान्य है यानी कि अनाज है वो कहाँ से प्राप्त हों, और जो मनुष्य का जो खान पान है उसके लिए जो प्रोटीन हमें चाहिए वो कैसे प्राप्त हो, क्योंकि आपको पता है ना, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, तो प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए एक वैकल्पिक स्रोत ढूंढा गया जिसको बोलते हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन। तो आपको पता है जैसे सूक्ष्म जीवों को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, जैसे आपने मशरूम खाए होंगे, मार्केट में मिलते हैं मशरूम, तो वो क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब उनको उद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, और भोजन की प्रोटीन की मात्रा को, अपने भोजन में प्रोटीन की कमी को उनको खाकर क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ये भी एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, दूसरा है स्पाइरुलिना। ठीक है, दूसरा है इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना, ये क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये भी क्या है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो ये भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसको आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं घास फूस पे। ठीक है, पशु की खाद पर, वाहिद मल पर आसानी से उगाया भी जा सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और आसानी से ग्रो भी किए जा सकते हैं, जो कि हमारी प्रोटीन से संबंधित आवश्यकताओं को क्या करें, पूरी करें।
ठीक है। तो जो स्पाइरुलिना है इसमें तो प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन का क्या है, ये अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ये क्या है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये पर्यावरण प्रदूषण को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब इनको अगर हम उगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण पर इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब एक जो सूक्ष्म जीव है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोटोपस, ठीक है। एक है आपका मिथाइलोफिलस, ठीक, मिथाइलोफिलस और मिथाइलोटोपस, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, जो बायोमास है, ठीक है, मतलब कि जो प्रोटीन है उनका क्या करते हैं, 25 टन तक का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और जैसे जो गाय होती है, ठीक है, कह रहा है कि प्रतिदिन 250 ग्राम वाली जो गाय होती है वो कितने प्रोटीन का निर्माण करती है, 200 ग्राम प्रोटीन का प्रतिदिन निर्माण करती है। इतने ही समय में 250 सूक्ष्म जीव यानी कि 250 ग्राम सूक्ष्म जीव मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस क्या करेंगे, उच्च प्रोटीन का उत्पादन करेंगे। और कितना तक कर सकते हैं, 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिंगल सेल प्रोटीन से ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन की आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये क्या है आपका स्पाइरुलिना है, ये देखिए ये क्या है, भविष्य का भोजन। तो भविष्य में हम क्या है, इस तरीके के भोजन खाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। मशरूम है, देखो इसमें स्पाइरुलिना लगा हुआ है। तो ये क्या है, प्रोटीन रिच भोजन है। तो शायद इन फ्यूचर क्योंकि हमारे खेत खलिहान बहुत कम हो जाएंगे तो हमें इसी तरीके का भोजन क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए इतना। अच्छा, अमेरिका का एक सर्वे देखिए कि विदिन 10 ईयर्स एक जो अमेरिकन पर्सन होता है वो मीट, देखिए क्या कह रहा है कि इतने सारे, तो इसने चिकन है 250 के अराउंड चिकन, इतने पिग और इतनी काउज, ये क्या कर सकता है, 10 साल में ये खा जाता है। तो सोचिए इतने जानवरों को बढ़ने के लिए कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसकी मांग क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और वो हमारे इन फ्यूचर हमारे वो डेली रूटीन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसकी 100% क्या है, संभावना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।